हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और लेकर आया हूं नवनीत भाई द्वारा बनाई गई फैनमेड कॉमिक्स अर्थ रिबूट का सेकंड एपिसोड। दोस्तों, अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां क्लिक करके पहला एपिसोड देख सकते हैं। दोस्तों, हम बिना फ्लैशबैक वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से अनुरोध है कि एफएमसी पिछले 4 साल से नॉन प्रॉफिट बेस पर फैनमेड कॉमिक्स बनाती आ रही है। हमने आज तक अगर एफएमसी से कुछ कमाया है तो वह है आप सब दोस्तों का प्यार और साथ। पर आज के इस बदलते दौर में कॉमिक्स हर किसी को पसंद नहीं, कई लोग सिर्फ वीडियो देखना ही पसंद करते हैं। तो हमने ये प्रयास किया कि कॉमिक्स को वीडियो फॉर्मेट में पेश करें। यह मूवी जितना मज़ा तो नहीं देगा, पर हो सकता है इससे एफएमसी के चाहने वालों की संख्या में इजाफा हो जाए। तो दोस्तों, ये सोचकर हमने एफएमसी की वीडियो बनाना शुरू किया है। जो भी नए दोस्त इस चैनल की वीडियो को देख रहे हैं, उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, अब बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस मूर्ति के पीछे न सिर्फ नागराज था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय डॉन भूरा बिल्ला का छोटा भाई काला बच्चा भी था। काला बच्चा अपने हायर किए गए कुछ ट्रेंड लोगों को भेड़िया की मूर्ति हासिल करने भेजता है, जो थे जोगी, लारा, ग्रांडी, नागा रेड्डी, शहरयार और चीमा। तब काला बच्चा उन्हें कहता है कि किसी ने देख लिया तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा, इसलिए जो समझाया है वो करो। 6 लोग बंगाड़ा कबीले के लोगों की वेशभूषा में जाते हैं और खुद को बचपन में खोए बंगाड़ावासी बताते हैं। तब लारा वहाँ के ओझा से कहता है, क्यों भाई ओझा जी, हम 6 बचपन में खोए जवानी में वापस लौटे बंगाड़ावासियों की शुद्धि भेड़िया देवता के दर्शन के बाद पूरी मानी जाएगी ना। तब ओझा जी कहते हैं, हाँ खोए बालक लारा, ऐसा ही है। तब ओझा उन्हें भेड़िया देवता की गुफा तक लेकर जाता है और कहता है, भेड़िया देवता की गुफा तक जाने का एकमात्र यही रास्ता है। अपने विचारों को शुद्ध रखना खोए बालकों, और कोई लालची ख्याल मन में मत लाना, वरना भेड़िया देवता का कहर प्रलय बनकर टूटेगा तुम सब पर और पूरे जंगल पर भी। तब लारा एक ही वार से ओझा को बेहोश करते हुए कहता है, प्रलय तो अब तुम मूर्खों पर ही टूटेगी, जब हम वो मूर्ति लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे बेवकूफ़ ओझा। तब जोगी कहता है, चलो रास्ता साफ हुआ। फिर शहरयार कहता है, जल्दी करो दोस्तों। उधर उन शाहों को गुफा में पहुंचने की जल्दी थी और इधर नागराज भी बंगाड़ा की सरहदों पर एक प्रलय दूत बनकर आ चुका था। वह उन जंगलियों से निपटता हुआ उन्हें बेहोश करते हुए कहता है, मेरी मंजिल अब सामने ही है, जो बीच में आएगा उसका नाश होकर रहेगा नागराज के हाथों। इधर बुलडॉग का आदमी राका बेहोश नागराज पर नजर रखे हुए था। फिर वह बुलडॉग को खबर देते हुए उससे पूछता है, हाँ बॉस, नागराज का रास्ता रोकने वाला लड़का बेहोश है, क्या खत्म कर दूं? पर बॉस, उसके जानवर दोस्त उसके इर्द गिर्द ही हैं। तब बुलडॉग कहता है, ये लड़का पुलिस को खबर जरूर करेगा। मैं नागराज के वापस आने तक पुलिस का कोई लफड़ा नहीं चाहता राका। तुमने कहा कि वो सर्कस में काम करने वाला लग रहा है। तब बुलडॉग राका को अपना प्लान बताते हुए कहता है, अब ध्यान से सुनो, आसपास जो भी सर्कस है उसमें आग लगा दो और वापस एक टीम लाकर इस लड़के को भी खत्म कर दो। ना रहेगा कोई सर्कस, ना इसके सगे संबंधी और ना कोई गवाह। काम ऐसा करना कि वो दुर्घटना ही लगे। बुलडॉग समझ रहा था कि ध्रुव को नागराज के मूर्ति मिशन का पता चल चुका है। बुलडॉग का अगला कदम ध्रुव की जिंदगी पलटने वाला था। इधर इससे अनजान ध्रुव को होश आ रहा था। होश में आते ही वह सोचता है, ओह वो सांपराज कहाँ गया? खैर, अभी तो सर्कस वापस चलूं, सब परेशान हो रहे होंगे। नियति कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसे वाक़ये गढ़ देती है जिन्हें रोक पाना इंसान के बस के बाहर होता है। जुपिटर सर्कस जलकर राख हो रही थी। ध्रुव चिल्लाता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, माँ, पिताजी। पर सब धूं धूं कर जल रहा था, उसके अपने, उसके सपने, सब कुछ। ध्रुव उस भड़कती आग को रोक नहीं पा रहा था। बहुत देर तक जलती रही उसकी उम्मीदें, फिर सब कुछ राख हो गया। कुछ लोग खो जाते हैं जिंदगी भर इन गमों में, पर हौसलाप्रस्त इंसान इन हादसों से उभरते भी हैं, उठते भी हैं और अपनी ज़िंदगी को एक मकसद भी देते हैं। आज ध्रुव ने भी खाई एक कसम, जिन दरिंदों ने यह किया है मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, यह मेरी प्रतिज्ञा है। और ध्रुव अपनी बात पर अटल रहता है। ध्रुव की इस प्रतिज्ञा से मानो पूरा आकाश थर्रा उठा था। इधर बंगाड़ा कबीला थर्रा रहा था उस जलजले के कहर से, नागराज के कहर से। वे अपने युद्ध कौशल से खून की होली खेलते हुए कहता है, तुम सबकी मौत मेरे हाथों लिखी थी, इसलिए तुम लोग मेरा रास्ता रोकने आए हो। इधर काला बच्चा की फौज भेड़िया की मूर्ति वाली गुफा तक पहुंच चुकी थी, पर अंदर पहुंचकर उन्हें यह समझने में कुछ वक्त लग गया कि सामने जो मूर्ति दिखाई दे रही है वह मूर्ति नहीं बल्कि उसका खाका था, जो लोगों को भ्रमित करने के लिए था।
जब उन्हें यह समझ आता है तो लारा कहता है, अब समझ में आया, ये मूर्ति का खाका है। तब जोगी कहता है, हाँ, मूर्ति इसके पीछे है। लारा छेनी और हथौड़ी लेकर कहता है, तो फिर शुभ काम में देरी कैसी, अभी खोल देते हैं इस खाके को। पर तभी पीछे से आवाज़ आती है, थोड़ी देर बाद ही जंगली जानवर तुम्हारी लाशों को खोल रहे होंगे। पीछे जो खड़ा था वह भेड़िया की मूर्ति का दूसरा रक्षक यानी भेड़िया प्रजाति का गुरु गुरुराज भाटकी था। तब लारा कहता है, कौन? तब जोगी कांपती हुई आवाज़ में कहता है, कौन नहीं, क्या पूछ, कोई भेड़िया मानव जैसा प्राणी लग रहा है लारा। इससे पहले वे एक कदम भी उसकी ओर बढ़ा पाते, भाटकी अपनी चमत्कारी शक्ति से उन्हें गुफा से बाहर उछाल देता है और कहता है, यही तुम्हारा अंत है दुष्टों। इतनी ऊंचाई से गिरने का एक ही अर्थ था, एक दर्दनाक और भयानक मौत। इधर बंगाड़ा कबीले के उध्वस्त करके नागराज भी पहाड़ी की तलहटी पर पहुंच चुका था। उन लाशों को देखकर वह कहता है, जंगली नहीं, ये तो छद्मवेश में कोई पेशेवर लग रहे हैं, इनकी ये हालत किसने की होगी। तब वह मन में सोचता है, ओह, जरूर ऊपर वह दूसरा सन्यासी भाटकी मौजूद है जिसके बारे में बुलडॉग ने बताया था। ऐसी शक्ति से अब मैं सीधे नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध तरीके से टक्कर लूँगा। कुछ योजना बनाकर वह गुफा में प्रवेश करता है। भाटकी सामने एक सर्पमानव को देखकर चौंक जाता है और अपने चमत्कारी शक्ति से उस सर्पमानव को चिथड़ों में बदल देता है और कहता है, तेरा हश्र भी उन दुष्टों जैसा ही होगा नागमानव। तब एक आवाज़ आती है, जरूर हो जाता सन्यासी, अगर ये कोई मानव होता तो। ये तो केवल एक सांपों का बना खाली खोल ही है। नागराज गुफा की छत से उल्टा लटक कर एकदम भाटकी की नज़रों में अपनी नज़रें मिलाते हुए कहता है, हम तो यहाँ हैं प्यारे, अब जरा मेरी आंखों में गौर से देख। हतप्रभ से कड़े भाटकी का कुछ कर पाने से पहले ही वो सम्मोहित हो चुका था। नागराज बिना लड़े ही ये लड़ाई जीत चुका था। तब नागराज कहता है, इस मूर्ति के पीछे बहुत कत्लेआम हुआ है, अब जरा मुझे इसका इतिहास जानने की इच्छा है। तब नागराज भाटकी को आदेश देते हुए कहता है, चल गुरु, हो जा शुरू। तब भाटकी उस मूर्ति का इतिहास बताना शुरू करता है और कहता है, ये मूर्ति है वुल्फानों के युवराज कोबी की, जिसने आज से 5000 साल पहले बड़ी विभत्सा से अपने पूरे वंश का सर्वनाश कर दिया था। महाभारत के युद्ध के 60 साल बाद जब राजा जन्मेजय ने सन 3007 ईसा पूर्व में नागों के खिलाफ महायज्ञ किया तो नाग जाति में त्राहिमाम मच गया था। बाद में नाग योगी भुजंग कोटि ने नाग ग्रंथ का निर्माण। ये तो मैं अपनी कहानी से भटक गया, इसका वर्णन मैं बाद में करूंगा। उस वक्त महाभारत में नाग जाति सहित अन्य जातियों पर भी विभिन्न राज्यों ने हमला किया। इस अराजकता व अशांति की लहर में भेड़िया जाति असम के जंगलों वाले क्षेत्र में छिपकर रहने लगी। वक्त बीता और धीरे धीरे वुल्फानो साम्राज्य की नींव पड़ी। वुल्फानो का 7वां राजा वुल्फा एक मानव कन्या से दिल लगा बैठा। राजा कोंकण एक उदार हृदय के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने सहर्ष अपनी पुत्री सुरव्या का रिश्ता वुल्फा से कर दिया। इस रिश्ते से केवल सुरव्या की बहन मांत्रिक माया ही खुश नहीं थी, जिसका पता हमें जब तक चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नागराज उबते हुए कहता है, अरे महाराज, तुमसे भेड़िया की मूर्ति का इतिहास पूछा था, ना कि महाभारत और गुल्फा, क्या हाँ वुल्फानो का। तब नागराज मन ही मन सोचता है, मूर्ति लेकर चुपचाप खिसक लेना चाहिए था। भाटकी नागराज की जिज्ञासा शांत करते हुए कहता है, मैं वहीं पहुंच रहा हूं स्वामी, थोड़ा धैर्य रखिए। वुल्फा और सुरव्या का एक पुत्र हुआ कोबी। सुरव्या को गुप्त जगह कैद कर और खुद उसका रूप लेकर दुष्टा माया महल में रहने लगी। वो मौके के इंतजार में थी। कोबी के प्रशिक्षण समाप्ति और आभूषण शक्ति धारण करते ही उस दुष्टा ने अपनी चाल चली। उसकी माया में फंसकर कोबी वुल्फानो का विनाशक बन गया। वुल्फा को मारकर माया के गुलाम वुल्फानो सैनिकों सहित उसने फिर कोंकण और दूसरे राज्यों पर चढ़ाई कर दी। मैं ठीक उसी समय हिम क्षेत्र से योग साधना कर लौटा। माया को सीधी टक्कर में हराया पर वो भाग निकली। मोरोगढ़ पर हमला करते हुए कोबी को मैंने माया के प्रभाव से मुक्त किया। कोबी पश्चाताप की आग में जल उठा, पर जो हो चुका था उसे नीति भी नहीं बदल सकती थी। हमने सुरव्या की तलाश की, पर माया के हाथ सर्पों का पूज्य ग्रंथ नाग ग्रंथ लग चुका था। त्रिकालजयी योद्धा कालदूत व नाग सम्राट रक्ष सहित पूरी नाग जाति अब हमारे विरुद्ध कर दिए थे माया ने। नागराज, तुम्हारा पूर्व जन्म था। तब नागराज चौंकते हुए कहता है, क्या मेरा पूर्व जन्म? अबे ये क्या बक रहा है सन्यासी? तब भाटकी कहता है, यह सत्य है नागराज, नाग और भेड़िया जाति के उस महायुद्ध में भू मृतकों से पट गई थी। भेड़िया जाति हार के कगार पर थी। वो तो मैंने अपने भाई कालनेवे को एक ऐसी किसी आपात स्थिति के लिए पहले ही तैयार कर लिया था। उसने माया से सीधी टक्कर ली और बड़ी मुश्किलों से वह नागग्रंथ माया से छीना, नागों को वापस किया। तब वो महायुद्ध रुक गया। उस घटना के बाद मैंने कोबी की कमर पट्टिका में विषरोधी तिलिस्म बांध दिया।
माया भाग चुकी थी। अतः हमने सुरव्या की तलाश की और हम सफल हुए। सुरव्या वापस आ चुकी थी, पर कोबी द्वारा वुल्फा की मौत सुरव्या से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने कोबी को पत्थर में बदल जाने का श्राप दे दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया और फिर उसने भेड़िया की मूर्ति को स्वर्ण में बदल दिया और श्राप की काट बताई। एक कुंवारी स्त्री का रक्त उस मूर्ति पर अनजाने में गिरे तो कोबी श्राप मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को जमकर लाइक और शेयर करें। आप हमें हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डेलीमोशन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अब इन बुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। हम सब जगह हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय और सत श्री अकाल।